इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसकी इंसिडेंस की या किन लोगों में ज़्यादा कॉमन है, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा कॉमन है। डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे इंडिया है, इंडिया में भी इसकी इंसिडेंस ज़्यादा कॉमन है। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की हम बात करें, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जब कहते हैं इसका मतलब ये है कि लंग्स के अंदर जो इन्फेक्शन होगा, जब जहाँ प्राइमरी फोकाई क्या होगा, लंग्स के अंदर होगा, इस तरह के इन्फेक्शन को हम बोलते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन अगर लंग्स के अंदर है तो उसको हम बोलेंगे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो जब अदर देन जो लंग्स अगर होगा उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा पल्मोनरी। अदर देन लंग्स अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन अगर अदर देन लंग्स होगा तो इस तरह की कंडीशंस को हम बोलेंगे एक्स्ट्रा पल्मोनरी। तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के अंदर जो भी हमने स्ट्रक्चर्स की बात करी, उनके अलावा अदर भी स्ट्रक्चर्स है जहाँ ट्यूबरकुलोसिस डेवलप हो सकते हैं। उन ट्यूबरकुलोसिस को हम बोलेंगे एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में भी जो इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस है 6th पोजीशन है, यानी 6 कॉमन टाइप ऑफ द इन्फेक्शन है। यानी एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में भी जो इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस है ये कॉमन है, 6 टाइम मोर कॉमन है एज कम्पेयर टू अदर कंडीशन जो खासतौर से एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की हो सकती है। इंसिडेंस की हम बात करें तो इंसिडेंस उन लोगों में ज़्यादा कॉमन है जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ है। इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ वो लोग होते हैं जो HIV से इन्फेक्टेड है, HIV। तो HIV में इन्फेक्टेड लोगों में ट्यूबरकुलोसिस ज़्यादा कॉमन है। ट्यूबरकुलोसिस अपॉर्चुनिस्टिक टाइप ऑफ द इन्फेक्शन है, यानी उन लोगों में इन्फेक्शन ज़्यादा होगा जहाँ इम्यूनिटी लो होगी। तो HIV इन्फेक्शन में इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस या पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स। क्लियर है यहाँ तक? टाइप्स की हम बात करें तो इंटेस्टाइन के कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है उसके बिहाफ पे हम 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। यानी एक वो कंडीशन होगी ट्यूबरकुलोसिस की, इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस की, जो इलियोसिकल रीजन को इन्वॉल्व करेगा, यानी इलियम भी इन्वॉल्व होगा और सीकम भी इन्वॉल्व होगा। सेकंड है इलियल रीजन, यानी प्योरली इलियम की इन्वॉल्वमेंट होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइट हम इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप है इलियोसिकल, सेकंड टाइप है इलियल रीजन। तो इलियोसिकल रीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ अल्सरेटिव लेजन ज़्यादा फॉर्म होगा। आगे हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ द लेजन क्या होगा, उनको भी डिस्कस करेंगे। पर इलियोसिकल रीजन की हम बात करें तो यहाँ अल्सरेटिव लेजन ज़्यादा कॉमन है, यानी अल्सर फॉर्म होगा। ट्यूबरकुलोसिस के नतीजे में क्या फॉर्म होगा? अल्सर फॉर्म होगा, अल्सरेटिव लेजन होगा। 60% चांसेस हैं अल्सरेटिव लेजन फॉर्म होगा, यानी अल्सर फॉर्म होगा। ऐसे ही हाइपरप्लास्टिक एंड हाइपरप्लेशिया की कंडीशन देखी जाएगी, वहाँ नोडुलरिटी होगी, वहाँ स्वेलिंग डेवलप होगी, तो हाइपरप्लास्टिक लेजन फॉर्म हो सकता है। ऐसे ही अल्सरो हाइपोप्लास्टिक, यानी दोनों कंबाइंड होगा। तो जब हम इलियोसिकल ट्यूबरकुलोसिस की हम बात करें तो इसमें 3 तरह का लेजन बन सकता है। अल्सरेटिव लेजन बनेगा, जो 60% चांसेस होते हैं कि अल्सरेटिव लेजन बनेगा। सेकंड टाइप है हाइपरप्लास्टिक, यानी स्वेलिंग डेवलप होगी, नोडुलरिटी डेवलप होगी, वहाँ पे ग्रोथ डेवलप होगा। ऐसी थर्ड टाइप है जिसमें कंबाइंड फीचर होगा, जिसमें अल्सरेशन भी होगा और हाइपरप्लास्टिक चेंजेस भी होंगे। क्लियर है? ऐसे ही इलियल रीजन की हम बात करें तो ये 40% कॉमन है और यहाँ स्ट्रक्चर डेवलप होता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशन में जहाँ ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप होगा, ऑब्स्ट्रक्शन बेसिकली कॉम्प्लिकेशन है, इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस का कॉम्प्लिकेशन है। तो कॉम्प्लिकेशन की कंडीशन में अगर स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है तो स्ट्रक्चर डेवलप होगा किस कंडीशन में? इलियल ट्यूबरकुलोसिस के नतीजे। मोड ऑफ स्प्रेड की हम बात करें, यानी इन्फेक्शन कैसे इंटेस्टाइन तक पहुंचता है, तो इसमें फर्स्ट मोड है, जो कॉमन मोड है, वो है इंजेक्शन का। अब इंजेक्शन 2 तरह का हो सकता है। इन्फेक्टेड मटेरियल का हो सकता है जो इंजेस्ट करें, यानी जो बैक्टीरिया पहले से प्रेजेंट है किसी फूड कंटेंट के अंदर, वो आपने इंजेस्ट कर लिया, तो फाइनली वो फूड कंटेंट कहाँ जाएगा? इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा और वहाँ वो बैक्टीरिया सुटेबल एनवायरनमेंट मिलने के बाद ग्रो करेगा और फाइनली इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। सेकंड कंडीशन है इंजेक्शन होगा स्पूटम का, यानी कोई पेशेंट ऐसा है जो प्राइमरी तौर पर उसके लंग्स के अंदर ट्यूबरकुलोसिस है, यानी प्राइमरी लेजन कहाँ प्रेजेंट है? लंग्स के अंदर प्रेजेंट है। वो स्पूटम जो निकल रहा है उसको निगल गया, उसने इंजेस्ट कर लिया। इंजेस्ट करने के बाद अब वो इन्फेक्टेड स्पूटम वो जहाँ ट्रेवल करेगा, जहाँ उसको सुटेबल एनवायरनमेंट मिलेगा, वहाँ ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो मोड जो फर्स्ट मोड है इंजेक्शन का, उसमें इन्फेक्टेड फूड मटेरियल का इंजेक्शन अगर होगा, इंजेक्शन हो सकता है इन्फेक्टेड स्पूटम का। ठीक है? सेकंड जो मोड ऑफ इन्फेक्शन है, मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन है, वो हीमोटोजेनस स्प्रेड। हीमोटोजेनस स्प्रेड खासतौर से कहाँ होगा? प्राइमरी लेजन जहाँ प्रेजेंट होगा वहाँ से इन्फेक्शन अगर ब्लड के थ्रू अगर ट्रेवल कर रहा है, ब्लड के थ्रू स्प्रेड कर रहा है, इस तरह के स्प्रेड को बोलेंगे हीमोटोजेनस स्प्रेड। तो प्राइमरी तौर पर लंग्स के अंदर लेजन बनता है, तो लंग्स का जो इन्फेक्शन अगर होगा वो ब्लड के थ्रू स्प्रेड कर रहा है इंटेस्टाइन के अंदर, तो ये भी रिजल्ट कर सकता है इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस के अंदर।
तो सेकंड मोड जो है हेमोजीनियस स्प्रेड का है। थर्ड मोड है नेक, जो सर्वाइकल रीजन के अंदर कई बार पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के नतीजे में सर्वाइकल लिम्फ एडेनोपैथी की कंडीशन डेवलप होती है। अगर उस लिम्फ नोड से इन्फेक्शन लिम्फेटिक चैनल्स के थ्रू कहाँ चला जाए, इंटेस्टाइन के अंदर, तो जो बैक्टीरिया जो लिम्फ नोड के अंदर प्रेजेंट है वो फाइनली रीच कर रहा है इंटेस्टाइन के अंदर, किसके थ्रू, लिम्फेटिक चैनल्स के थ्रू। तो सर्वाइकल लिम्फ एडेनोपैथी की कंडीशन डेवलप हो रही है और सर्वाइकल लिम्फ एडेनोपैथी ट्यूबरक्लोसिस के नतीजे में डेवलप हो रहा है, तो वो फाइनली रिजल्ट कर सकता है इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस। क्लियर है? फोर्थ मोड है, यहाँ फैलोपियन ट्यूब के अंदर खासतौर से ये रेट्रोग्रेड डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी ट्यूबरक्लोसिस कहाँ प्रेजेंट है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ये भी कॉमन कॉज है स्टेरिलिटी का और ये भी कॉमन कॉज है ट्यूबल ब्लॉक का। तो पेशेंट के अंदर, जो फीमेल पेशेंट है उसके अंदर जो फैलोपियन ट्यूब है उसके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, वहां से इन्फेक्शन स्प्रेड करके कहाँ चला जाए, इंटेस्टाइन के अंदर। तो फैलोपियन ट्यूब का इन्फेक्शन वो रेट्रोग्रेड स्प्रेड होगा। 10% पॉसिबिलिटी क्या होती है कि पेरिटोनियम के अंदर जाए, पेरिटोनियम से फिर कहाँ चला जाएगा, इंटेस्टाइन के अंदर। इलियोसिकल ट्यूबरक्लोसिस की अगर हम बात करेंगे तो इलियोसिकल ट्यूबरक्लोसिस एक कॉमनेस्ट साइट है, यानी अगर एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस की हम बात करें, एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस जब हम कह रहे हैं इसका मतलब है इंटेस्टाइन भी इसके अंदर इंक्लूड है और इसके अलावा अदर विसराज भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो अगर इलियोसिकल ट्यूबरक्लोसिस की हम बात करें तो एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस के अंदर सबसे कॉमन कंडीशन क्या है, इलियोसिकल ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, अब ये क्यों कॉमन है उसके पीछे भी रीजन है, पियर्स पैचेस का प्रेजेंट होना। इंटेस्टाइन के अंदर आपने पढ़ा होगा, तो फर्स्ट पियर्स पैचेस की वजह से इलियोसिकल ट्यूबरक्लोसिस ज्यादा कॉमन है। ऐसे ही स्टेसिस, यहाँ फिजियोलॉजिकल वो कह सकते हो कि स्फिंक्टर प्रेजेंट है, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्फिंक्टर भी आप कह सकते हो। तो चूंकि इलियोसिकल रीजन के अंदर इलियम का जो कंटेंट होता है कहाँ जाता है, सीकम के अंदर, पर सीकम के अंदर डायरेक्टली नहीं जाता, वो इलियम का जो टर्मिनल पार्ट है वहाँ नॉर्मली फूड क्या होगा, स्टे करता है। और स्टे करने के मैकेनिज्म में इसी दौरान जो भी सॉल्यूट कंटेंट है वो रीएब्जॉर्ब होता है, वाटरी कंटेंट होगा जो जरूरी है वो रीएब्जॉर्ब होता है, यानी मैक्सिमम वाटर रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, इलियम, टर्मिनल इलियम के अंदर। तो अगर ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है जहाँ फूड नॉर्मली भी स्टे करता है टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम के अंदर, तो अगर कोई इन्फेक्टेड फूड इंजेस्ट हुआ है तो फाइनली उसको ज़्यादा मौका मिलेगा उन बैक्टीरिया को इलियम के अंदर ग्रो करने के लिए। इसी वजह से चूंकि स्टेसिस ज़्यादा हो, नॉर्मल स्टेसिस भी फूड का होता है इलियम के अंदर, इसी वजह से जो बैक्टीरिया जो इंजेस्टेड फॉर्म में पहुंचा है वहाँ तक, चाहे वो स्पूटम के फॉर्म में पहुंचा हो या वो फूड जो आपने इंजेस्ट किया है वो इन्फेक्टेड था, वो अगर रीच करेगा तो फाइनली टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम के अंदर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म के तौर पर वो स्टे करता है वहाँ, ताकि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो सके, मिनरल का रीअब्जॉर्प्शन हो सके। तो इस प्रोसेस में इन्फेक्शन क्या होता है, उसको चांस मिल जाता है, सरफेस कॉन्टेक्ट ज़्यादा होता है और सरफेस कॉन्टेक्ट ज़्यादा देर तक होने की वजह से जो ऑर्गेनिज्म होगा फाइनली इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस रिजल्ट करता है। स्टेसिस क्यों होती है, इलियोसिकल वाल्व के प्रेजेंस की वजह से स्टेसिस होती है, यानी वाल्व रेगुलेटेड होता है, वो फूड को आगे पास ऑन नहीं होने देता जब तक वाटरी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, मिनरल का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता। दूसरा, सरफेस कांटेक्ट जो होगा ऑर्गेनिज्म का वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसके वजह से ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म है, जो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, उसको चांस मिल जाता है इलियम के अंदर इन्फेक्शन कॉज करने का। इलियोसिकल ट्यूबरक्लोसिस में अगर हम बात करें तो दो तरह से मोड हो सकता है इन्फेक्शन स्प्रेड करने का। इसमें अर्लियर हम जब अगर बात करें तो वहाँ बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हुआ करती थी। बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस यानी वो ट्यूबरक्लोसिस जो कैटल के अंदर डेवलप हो। अब कैटल के अंदर जो ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन है, बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस है, वो कैसे रीच करता है इंसानों के अंदर, अगर इन्फेक्टेड मिल्क किसी ने इंजेस्ट किया है और ख़ासतौर से जिसको बॉयल नहीं किया गया, पास्चराइज नहीं किया गया है। बहुत गांव देहातों के अंदर, रिमोट एरिया के अंदर अभी भी कॉन्सेप्ट ये है कि अगर बॉयल कर देते हैं मिल्क तो मिल्क की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो लॉस हो जाती है, जबकि ये लिथल है। तो अगर कोई कैटल है जो इन्फेक्टेड है, तो अगर वो इन्फेक्टेड मिल्क अगर कोई इंजेस्ट कर रहा है तो फाइनली वो बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस का जो ऑर्गेनिज्म होगा फाइनली ऐसे इंडिविजुअल के इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा और वो फाइनल रिजल्ट करेगा इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस। तो अर्लियर जो मोड ऑफ, या कह सकते हैं अर्लियर जो ऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्ट करता था इंसानों के अंदर, इलियोसिकल ट्यूबरक्लोसिस की हम बात करें तो वो किस तरह से होता था, कैटल जो इन्फेक्टेड कैटल है वहां से रीच करता था और ये बैक्टीरिया क्या होता है, मायोबैक्टीरियम वोविस होता था। तो मायोबैक्टीरियम वोविस ये रिस्पॉन्सिबल है बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस कॉज करने के लिए। और अभी प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हम बात करें तो इलियोसिकल ट्यूबरक्लोसिस डेवलप होता है ऑल बिकॉज ऑफ मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, वही ऑर्गेनिज्म जो इंसानों के अंदर
प्राइमरी तौर पर या पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है। अब ये क्यों, जो हम इंसिडेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं कि अर्लियर बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस था जो इंटेस्टिनल एरिया को इन्फेक्ट करता था, अभी प्रेजेंट सिनेरियो में पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है। तो उसके पीछे रीज़न है, एक तो जो जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, साइंटिफिक डेवलपमेंट हुई, तो ये चीज़ें समझ में आ गई कि पास्चुराइजेशन ऑफ द मिल्क इज़ बेनिफिशियल। पास्चुराइजेशन एक तो मिल्क के जो लाइफ होगा उसको बढ़ा देता है, साथ साथ में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो मिल्क के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, पास्चुराइजेशन की वजह से वो किल्ड हो जाते हैं या इरिडिकेट हो जाते हैं। तो पास्चुराइजेशन का जो ट्रेंड है वो बढ़ गया है। तो अगर मार्केट एरियाज़ की हम बात करें तो ऐसा कोई मिल्क निकाल कर ऐसे ला के बेचता नहीं है, वो या तो किसी कंपनीज के थ्रू आ रहा है जहां लार्ज अमाउंट में जो मिल्क इकट्ठा किया जाता है। मिल्क इकट्ठा करने का एक और बेनिफिट है, डेयरी मिल्क अगर आप ले रहे हैं तो उसमें चांसेस इन्फेक्शन के कम हो जाते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि लार्ज अमाउंट में कहीं भी अगर मिल्क इकट्ठा किया जाएगा और सपोज करिए एक कोई कैटल है जो इन्फेक्टेड है, तो यहाँ जो ऑर्गेनिज्म होगा वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो लार्ज क्वांटिटी के अंदर अगर असेंबल किया जा रहा है, लार्ज क्वांटिटी के अंदर मिल्क को स्टोरेज किया जाएगा तो बैक्टीरियल लोड क्या होगा, कम हो जाएगा। तो एक ये बेनिफिट है। दूसरा है पास्चुराइजेशन कर रहे हैं तो पास्चुराइजेशन के वजह से ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्लियर करना आसान हो जाता है। तो प्रेजेंट सिनेरियो में बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस के कॉज के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। उसके पीछे रीज़न यही है कि पास्चुराइजेशन का ट्रेंड ज़्यादा बढ़ा है। यहाँ डायरेक्टली आप डेयरी जो कॉमन मैन है या फार्मर से आप मिल्क परचेज नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से जो ये कंडीशन है ये थोड़ी सी समवाट ये इरिडिकेट हो गई है, समवाट ये क्या हो गई, लोअर डाउन हो गई। तो प्राइमरी तौर पे जो लेजन होता है वो किसके वजह से होगा, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के वजह से। अब ये भी इन्फेक्शन कैसे रीच कर सकता है, इन्फेक्शन रीच कर सकता है डायरेक्ट स्प्रेड के थ्रू या ब्लड स्प्रेड के, यानी हेमेटोजेनस स्प्रेड होगा। और हेमेटोजेनस स्प्रेड कहाँ से होगा, लंग्स के थ्रू होगा। और टिपिकल माइकोबैक्टीरिया जो होगा ये डायरेक्टली स्प्रेड कर सकता है। ऐसे ही माइकोबैक्टीरियम एवियम जो होगा ये लिम्फेटिक के थ्रू इन्फेक्ट होता है, यानी अगर इंटेस्टीन के अंदर रीच करेगा तो लिम्फेटिक के थ्रू रीच करेगा। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी आप फैमिलियर हैं इससे, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। ये आप ऑलरेडी पता है कि एसिड फास्ट बेसिलाई होती है, अल्कोहल फास्ट है और ग्राम न्यूट्रल है। फिजिकल रीजन की अगर हम बात करें कि कॉमनेस साइट क्यों है, अल्दो हमने इससे पहले भी डिस्कस कर लिया है, ब्रीफली डिस्कस किया है, उसको दोबारा से हम डिस्कस करेंगे कि इलियोसिकल रीजन के अंदर अगर इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस की हम बात करें, इसी साइट पे इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन क्यों है, उसको दोबारा से समझेंगे। तो फर्स्ट ये है कि स्टेसिस हमने डिस्कस किया था कि इलियोसिकल वाल प्रेजेंट है जिसके वजह से फूड वहाँ ज़्यादा ड्यूरेशन तक स्टे करता है, तो स्टे करेगा तो ऑर्गेनिज्म जो उसके अंदर प्रेजेंट है वो उसको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा इन्फेक्शन कॉज करने के लिए। ऐसे ही अबाउंडेंट पीएस पैचेस की प्रेजेंस की वजह से मैंने बताया था कि जो ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या होगा, ट्रैप्ड हो जाता है। ट्रैप्ड होगा तो इंटेस्टीन के अंदर चूंकि ट्रैप्ड होगा, यहाँ जब माइक्रोफेजिक एक्टिविटी अगर बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है तो पॉसिबल क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म होगा वो ज़्यादा वायरुलेंट है तो वो इन्फेक्शन कॉज करेगा। ऐसे ही बैक्टीरिया कॉन्टैक्ट टाइम, जो सरफेस टाइम है जो हमने यहाँ डिस्कस किया है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही लिक्विड कंटेंट इस रीजन में ज़्यादा होता है। लिक्विड कंटेंट क्यों, कि यहाँ तक वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुआ होता, तो टर्मिनल पार्ट के अंदर लिक्विड कंटेंट ज़्यादा होता है। फूड यहाँ स्टे करेगा तो वहाँ से रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो लिक्विड कंटेंट पेनिट्रेशन में हेल्प करेगा, ऑर्गेनिज्म के पेनिट्रेशन में हेल्प करेगा। यहाँ इंक्रीज रेट होता है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट अब्जॉर्प्शन का भी, जो मैंने पहले बताया। तो इलेक्ट्रोलाइट का अब्जॉर्प्शन होगा, फ्लूइड का अब्जॉर्प्शन होगा, तो वो भी रिजल्ट करेगा इंटेस्टिनल ऑर्गेनिज्म को इंटेस्टिनल स्ट्रक्चर्स के अंदर एंटर होने में। इसके अलावा यहाँ मिनिमल डाइजेस्टिव एक्टिविटी होती है, यानी जो एंजाइम्स हैं, जो सलेबरी एंजाइम्स है वो बेसिकली ऑर्गेनिज्म को इरिडिकेट करने में भी हेल्प करता है। कि लाइसिस हो जाती है तो वो चूंकि यहाँ एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं है और साथ साथ में यहाँ डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती, यहाँ अब्जॉर्प्टिव एक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो अब्जॉर्प्टिव एक्टिविटी ज़्यादा होती है, डाइजेस्टिव एक्टिविटी लेस है, इस वजह से ये ऑर्गेनिज्म यहाँ किल्ड नहीं हो सकता। तो जो ऑर्गेनिज्म यहाँ प्रेजेंट होगा वो फाइनली इन्फेक्शन कॉज करता है। टाइप्स जो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है, तो अब इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स की अगर हम बात करें इलियोसिकल ट्यूबरकुलोसिस की, तो इसमें अल्सरेटिव लेजन बनेगा जो 60% चांसेस होते हैं। यहाँ जो लेजन बनता है अल्सरेटिव लेजन, ट्रांसवर्स अल्सर बनेगा। ट्रांसवर्स लेजन जो बनेगा, जो उसके लॉन्ग एक्सिस होंगे उसके अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, वर्टिकल यहाँ लेजन बनेगा, तो यहाँ सर्कमफ्रेंशियल भी होगा, साथ साथ में ट्रांसवर्स भी होगा। तो दोनों ही लेजन बनेगा, सर्कमफ्रेंशियल भी और लेजन जो होगा
ट्रांसवर्स भी होगा। तो सर्कमफेरेंशियली ट्रांसवर्स अल्सर बनेगा यहाँ पे। मल्टीपल गडल अल्सर बनता है। मल्टीपल गडल अल्सर का मतलब ये है कि यहाँ डीप अल्सर बनेगा, साथ साथ में यहाँ बीच का एरिया ऐसा होगा जहाँ पे नॉर्मल म्यूकोजा प्रेजेंट होगा। तो इसको बोलते हैं स्किप लेजन। स्किप लेजन का मतलब ये है कि बीच में अल्सर, दो अल्सर के बीच में हेल्दी म्यूकोजा प्रेजेंट है। इस तरह के लेजन को हम क्या बोलेंगे? स्किप लेजन। ठीक है, तो यहाँ अल्सरेटिव लेजन जब हम कह रहे हैं, यहाँ अल्सरेटिव लेजन 60% चांसेस होता है कि इलियोसिकल ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन में अल्सरेटिव लेजन बनेगा। सर्कमफ्रेंशियल ट्रांसवर्स अल्सर फॉर्म होता है, मल्टीपल गडल अल्सर फॉर्म होगा, विद स्किप लेजन फॉर्म होगा। ठीक है, ये कॉमन है। अब कॉमन किन लोगों में कॉमन है ये कंडीशन? ये कॉमन है ओल्ड इंडिविजुअल्स के अंदर कॉमन है, माल नरिश पीपल के अंदर कॉमन है। लॉन्ग स्टैंडिंग अल्सर रिजल्ट कर सकता है फाइब्रोसिस के अंदर, और फाइब्रोसिस के बाद नेक्स्ट जो कंडीशन होगी स्ट्रक्चर की होगी। तो अल्सरेटिव लेजन के अंदर पॉसिबिलिटी क्या होती है? स्ट्रक्चर बनने के चांसेस ज्यादा है। सेकेंड टाइप है जो स्ट्रक्चर होगा, यहाँ नैपकिन रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, और ये इलियल पार्ट के अंदर ज़्यादा कॉमन है। ये इंटेस्टिनल नोड्स के साथ एसोसिएटेड होता है, रिलेटेड होता है, और ये इंटेस्टिनल लिम्फ नोड एसोसिएटेड होगा। यानी ये इन्फेक्शन जो स्ट्रक्चर्स की हम बात कर रहे हैं, एक तो नैपकिन रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, और इंटेस्टिनल नोड के साथ एसोसिएटेड होगा। एसोसिएशन इसका कैजिएशन के साथ भी होगा। ये लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट होगी, तो लिम्फ नोड क्या हो सकता है? कैजिएट हो सकता है। लिम्फ नोड कैजिएट हो सकता है। इसके अलावा इस तरह की एब्सेस फॉर्मेशन होगा, कोल्ड एब्सेस फॉर्मेशन होगा, बॉयल एडहेजन बन सकता है, ये कॉमन है। पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है डायरिया के साथ, ब्लड इन स्टूल की कंप्लेन हो सकती है पेशेंट की, लॉस ऑफ एपेटाइट की कंप्लेन हो सकती है, और ऐसे ही रिडक्शन इन वेट की कंप्लेन हो सकती है। तो स्ट्रक्चर टाइप ऑफ द लीजन होगा, वहाँ इस तरह की क्लिनिकल फाइंडिंग होगी, जिसमें डायरिया की कंप्लेन होगी, ब्लड इन स्टूल की कंप्लेन हो सकती है, रिड्यूस्ड एपेटाइट की कंप्लेन हो सकती है, और इसके अलावा रिडक्शन इन वेट की कंप्लेन हो सकती है। तो इस जो ये इमेज जो आप देख रहे हैं, ये इलियोसिकल ट्यूबरकुलोसिस है। यहाँ मल्टीपल ट्रांसवर्स अंडरमाइंड अल्सर फॉर्म हुआ है। यहाँ आप मल्टीपल अंडरमाइंड अल्सर देख सकते हैं। ये जो रेड एरिया आप देख रहे हैं, ये एरिया ये मल्टीपल अंडरमाइंड अल्सर है। ठीक है, अंडरमाइंड अल्सर ये खास पहचान है किसकी? ट्यूबरकुलर अल्सर की। इसी वजह से हम मल्टीपल अंडरमाइंड अल्सर आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक और फाइंडिंग है जो बेसिकली शो करता है किसको? इलियोसिकल ट्यूबरकुलोसिस को। वो है एब्ट्यूज एंगल बिटवीन द इलियम एंड सीकम। तो अगर इलियम और सीकम के बीच में नॉर्मल 90 डिग्री का एंगल होता है, अगर ये एब्ट्यूज हो रहा है, यानी हायर देन मोर देन 90 डिग्री अगर एंगल होगा, तो ये शो करता है किसको? इलियोसिकल ट्यूबरकुलोसिस को।